Greetings to one and all. This is Divya from Example, a student democratic platform with the mission of creating doctors with the help of toppers. Today, we have Dr. Akshay with us, a first year MBBS student currently pursuing his degree from the prestigious Government Medical College, Aurangabad. Now, I am sure that this college requires no prior introduction, and the same applies to the efforts taken by the candidate to get in. We have someone who has managed to take enough effort to be who he is today. A very hearty congratulations, Dr. Akshay, for your achievements, and I'm damn sure your journey must have been a tough one. So we would like to know more about it. So without any further ado, let us start with it. So my first question to you is, what inspired you to get into the medical field? मैम मतलब शुरू से सपना नहीं था, लेकिन जब मेरा 10th कंप्लीट हुआ तब घर की बहुत फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। फिर मतलब मेरे पापा का सपना था कि डॉक्टर बनाने का, इसलिए मेरे को जब मैं 12th में था तब मेरे को मतलब तब मैंने डिसीजन लिया कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है, और इसलिए मैंने नीट की प्रिपरेशन चालू की। फिर तब से था मैं मन में। आपने जैसे आपने अभी कहा आपने 12th में स्टार्ट किया, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी शुरुआत के वक्त में? जब मैं 12th में था तभी मेरे को पता चला कि नीट एग्ज़ाम क्या होते हैं उसके बारे में। पहले तो मन में यही था कि मतलब 11th में जेईई देना है, फिर आईआईटी में एडमिशन लेना है। नीट के बारे में इतना कुछ पता नहीं था। फिर बाद में जब मैं ट्यूशन्स मतलब कोचिंग स्टार्ट की 12th में, तब मेरे को पता चला। फिर तब मेरे को बायो में इंटरेस्ट आया। स्ट्रैटेजी सिर्फ़ ये होती है कि एनसीईआरटी पे फ़ोकस करो। एनसीईआरटी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द नीट प्रिपरेशन। सिर्फ एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस किया मैंने। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा क्लियर नहीं हुआ, फिर सेकंड अटेम्प्ट में भी क्लियर नहीं हुआ, फिर थर्ड अटेम्प्ट में मेरा जेएमसी औरंगाबाद में एडमिशन हुआ। स्ट्रैटेजी सिर्फ यही थी कि एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस किया मैं। सिंस आपको 3 अटेम्प्ट लगे टू जस्ट क्रॉस द नीट, कुछ ऐसा कभी मोमेंट आया जब आपके होप्स चले गए थे कि नहीं होगा, कि क्या पता क्या होगा? ऐसे कुछ नेगेटिव थॉट्स आए थे कभी? हाँ, नेगेटिव थॉट्स तो आए थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना कुछ नहीं था, क्योंकि तब प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं हुई थी। लेकिन जब सेकंड अटेम्प्ट था मतलब फर्स्ट रिपीट में, तब अच्छे से पढ़ाई की थी और फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तब सेकंड अटेम्प्ट में मेरे को 512 मार्क्स आए थे। फिर तब बहुत डिप्रेशन में चला गया था। मतलब तब मैंने सोचा था कि मैं किसी कॉलेज में बीएमएस कर लूँ या फार्मेसी साइड ले लूँ। फिर बाद में फिर एमबीबीएस के एक डॉक्टर है, हमारे फैमिली डॉक्टर, उनसे मुलाकात हुई। फिर उन्होंने बताया कि एमबीबीएस प्रोफेशन अच्छा है। फिर वहाँ से मोटिवेशन मिला मेरे को। फिर उसके बाद फिर थर्ड अटेम्प्ट दिया और अभी एमबीबीएस कॉलेज में। दैट्स सो इंस्पायरिंग। एवरी ईयर आपको भी पता है, सबको पता है कि अराउंड 15 लाख से ज़्यादा बच्चे नीट देते हैं। तो आपने ऐसा क्या अलग किया था कि आप उन 15 लाख में से ऊपर आए? इसके लिए जब मैं कोचिंग में था फर्स्ट रिपीट को, तब कोचिंग में एक सर थे, मोटे गाँव का सर, मतलब पूरे महाराष्ट्र में फेमस है वो लातूर के। फिर उन्होंने मेरे को हेल्प की थी। मतलब जो सिलेक्ट स्टूडेंट है और जो नॉन सिलेक्ट स्टूडेंट है, उनमें क्या डिफरेंस होता है, उन्होंने मेरे को समझाया था। अगर सिलेक्शन आप चाहते हो तो कैसे स्ट्रैटेजी बना के प्रिपरेशन करना चाहिए, उनसे कुछ अलग करना चाहिए अपने को। फिर उसके रिगार्डिंग उन्होंने मेरे को गाइडेंस दिया था। जैसा सर ने बताया वैसे उनको फॉलो करते गए, फिर हो गया सिलेक्शन। मतलब यही कि एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करो। एनसीईआरटी के अगर बाहर का आप पढ़ोगे तो आपका रैंक कम आएगा, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सर ने मेरे को बहुत अच्छे से प्रॉपर गाइडेंस दिया, उसके बाद सिलेक्शन। आपके फर्स्ट अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट में ऐसा एक कौन सा एक बहुत बड़ा डिफरेंस था जो आपने टैकल किया कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने किया नहीं था और वही उस पे आपने वर्क किया और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यू स्कोर्ड सो ग्रेट मार्क्स? वो कौन सा एक चीज थी जो आपको रियलाइज हुई जब आप थर्ड अटेम्प्ट दे रहे थे? जब फर्स्ट अटेम्प्ट था तब डिस्ट्रैक्शंस बहुत थे मैं। मतलब हाथ में मोबाइल था, इसलिए मोबाइल पे ऑनलाइन वीडियो देखना, गेम खेलना, पबजी खेलना, वो डिस्ट्रैक्शंस थे। प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं थी मेरे हाथ में, और प्रॉपर मतलब डायरेक्शन नहीं था कैसे पढ़ाई करनी होती है।
लेकिन थर्ड अटेम्प्ट में मतलब सेकंड अटेम्प्ट में मेरे को पता चला कि नीट के लिए कैसे पढ़ाई करना है, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए, फोकस रहना चाहिए अपने आप पे, स्ट्रैटेजी बना के प्रॉपर प्लानिंग करके और सर की गाइडेंस से फिर थर्ड अटेम्प्ट में अच्छे से पढ़ाई की। और अपने को गाइडेंस भी चाहिए, सिर्फ पढ़ाई करके कुछ नहीं होता। 10% जो टीचर्स की गाइडेंस होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर वो मेरे को अच्छी गाइडेंस मिली थर्ड अटेम्प्ट में और उसकी वजह से थर्ड अटेम्प्ट में सिलेक्शन। सो वो डिस्ट्रैक्शंस और अदर इन जनरल फ्रेंड्स और फैमिली इन सबको अपने अपने प्रिपरेशन में मैनेज कैसे किया दोनों चीजों को एक साथ? फ्रेंड्स भी इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स के लिए ऐसा था मतलब जो भी स्कूल के फ्रेंड्स थे वही फ्रेंड्स मेरे कॉलेज में थे, इसलिए पढ़ाई ज़्यादा नहीं होती थी। तो उनका स्ट्रीम अलग था, वो आर्ट्स के थे, कॉमर्स के थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं उनके साथ बहुत टाइम पास करता था, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में जो फ्रेंड्स थे वो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे। फिर फ्रेंड्स के लिए ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ, उनके साथ ही पढ़ाई की, उनका भी सिलेक्शन हो गया नीट में। मेरा एक फ्रेंड है, उसका जीएस में एडमिशन हो गया और कुछ फ्रेंड्स है उनके मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया। इसलिए फ्रेंड्स का तो कुछ नहीं था, लेकिन फैमिली से थोड़ा डिस्ट्रैक्शन आता था। फैमिली में फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी और मैं गाँव से दूर था, इसलिए फैमिली की बहुत याद आती थी, फिर डिस्ट्रैक्शन होता था। लेकिन फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करके अच्छा पढ़ाई किया। बट सो आपने बोला आपने इतना स्ट्रगल किया, इतने सब चीजों से गो थ्रू किया, बट एट द एंड सब वर्थ था। एट द एंड आप फाइनली मेडिकल कॉलेज में हो एंड यू आर सून टू बिकम अ डॉक्टर, सो एवरीथिंग इज वर्थ। कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू। या सो जैसा जैसे आपने की कहा फर्स्ट क्वेश्चन के वक्त कि आपके पेरेंट, आपके डैड का ये सपना था कि आप डॉक्टर बने, राइट? सो जब आप बन गए डॉक्टर तो अपने घर वालों में, अपने फैमिली में क्या क्या माहौल था, क्या रिएक्शन था उनका जब पता चला कि फाइनली बेटा जा रहा है मेडिकल कॉलेज में? एक्चुअली मेरे फैमिली में मैं मतलब पहला डॉक्टर बनने जा रहा हूँ मैं, इसलिए पापा तो बहुत खुश थे। पापा, मम्मी, भाई-बहन उन्होंने भी बहुत हेल्प की, बहुत सपोर्ट किया इस जर्नी में। इसलिए मतलब पापा तो बहुत ही खुश थे मतलब पूरे मोहल्ले में मिठाई बाँटना शुरू कर दिया। अभी भी अगर कोई मेहमान घर को आता है, तो उनको प्राउड से बताते हैं कि मेरा बेटा एमबीबीएस कर रहा है, हमारी फैमिली का पहला डॉक्टर बनने जा रहा है। फ्रेंड्स में भी वैसे जो स्कूल के फ्रेंड्स थे, उनको मैंने 1 साल इग्नोर किया था। अभी वो भी बहुत खुश है कि मेरा दोस्त अभी एमबीबीएस कर रहा है। मतलब पूरे फ्रेंड सर्कल में भी मैं पहला डॉक्टर बनने जा रहा हूँ, तो सब खुश है मैं। वो बहुत प्राउड फीलिंग होगा सबके लिए, स्पेशली फैमिली के लिए और पेरेंट्स के लिए। यस, यस। सो एज वी ऑल नो दैट नीट 2021 का एग्जाम पैटर्न बहुत एग्जाम के कुछ महीनों पहले ही मतलब चेंज हो गया था। तो इतने शॉर्ट नोटिस में आपने मैनेज कैसे किया? हाँ, जब पैटर्न चेंज हुआ, तभी चैलेंज था कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, क्योंकि पहले 180 180 मिनट्स में 180 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। फिर 2 महीने पहले पैटर्न चेंज हो गया, उसमें 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे। फिर जो एक्स्ट्रा टाइम था, वो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके लिए फिर मैंने स्पेशल टेस्ट से जॉइन किए थे एलएमटी और हमारी कोचिंग भी था। फिर वही से प्रैक्टिस करके टाइम मैनेजमेंट करके वो सब मैनेज किया। क्या होता है, अगर मतलब तीनों सब्जेक्ट के अलग-अलग स्लॉट बनाने चाहिए। मतलब बायो का पूरा रट्टा मारना होता है। अगर वो बायो पूरा फिंगर टिप्स पे अगर होगा तो उसमें टाइम बचेगा। फिर वही टाइम अपन फिज़िक्स में और केमिस्ट्री में अपन यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फिर वैसे मतलब अलग-अलग सब्जेक्ट की अलग-अलग स्ट्रैटेजी बना के फिर उसका टाइम मैनेजमेंट किया। फिर उससे जो भी बायो में टाइम बचता था, फिर वही टाइम फिज़िकल केमिस्ट्री और फिज़िक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में वही टाइम यूटिलाइज़ किया मैंने। इसलिए बायो परफेक्ट होनी चाहिए। सो ये तीनों सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में आपके लिए ज्यादा से ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा था जिसको टैकल करने में आपको बहुत तकलीफ आई? मेरा तो फिज़िक्स थोड़ा वीक था। मेडिकल स्टूडेंट्स का फिज़िक्स थोड़ा वीक ही होता है, हाँ, इसलिए दैट्स ट्रू। फिज़िक्स से डर भी लगता था। बायो और फिज़िकल केमिस्ट्री तो ईज़ी था, लेकिन फिज़िक्स में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता था।
ओके, सो ड्यूरिंग योर थर्ड अटेम्प्ट कोविड आ गया था, तो आपको कोविड पैंडेमिक में आपके प्रिपरेशन में कुछ चेंजेस आए, कुछ नेगेटिव इफेक्ट हुआ या पॉजिटिव इफेक्ट हुआ कोविड पैंडेमिक का? जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट था एग्जाम के सिर्फ 2 महीने पहले कोविड लॉकडाउन चालू हुआ था। एग्जाम के 1 महीने पहले मेरे को कोविड भी हुआ था उस टाइम, इसलिए हाँ कोविड भी हुआ था, इसलिए अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाई। मतलब वो एक रीज़न था कि मेरा सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ, उधर 100 मार्क्स मेरे कम आए। फिर जब लॉकडाउन के बाद जब थर्ड अटेम्प्ट दिया, फिर तो मैं मतलब सेकंड अटेम्प्ट में मैं घर पे था। उसके बाद मैंने लातूर को गया, उधर कोचिंग ली और उधर रह के पढ़ाई की। उधर एक सर थे मेरे, मतलब बहुत अच्छे सर थे, उन्होंने बहुत हेल्प की मेरे को। जो कोविड का जो टाइम है, उसका एक बेनिफिट था, ऑफलाइन कोचिंग जब होती थी, तो पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता था। मतलब सुबह 9 से शाम को 4 बजे तक अ, कोचिंग को जाता था। उसके बाद फिर घर लौटने के बाद अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती थी, मतलब थकान महसूस होती थी। लेकिन जब से ऑनलाइन चालू हुआ, तब टाइम मैनेजमेंट के लिए मेरे को मतलब खुद में मैनेज करता था कि किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है, उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ाई करता था। ऑनलाइन का वही बेनिफिट था, इसलिए कोविड के टाइम में ऑनलाइन पढ़ाई के वक़्त अच्छे से प्लानिंग करके पढ़ाई। सो आपने कोविड पैंडेमिक का एक पॉजिटिवली लिया उसे, और आपके प्रिपरेशन बहुत अच्छी हुई इन शॉर्ट। दैट्स ग्रेट, दैट्स किया। ऑसम। सो नाउ दैट नीट इज जस्ट अराउंड अ मंथ अवे, सो आपका क्या गाइडेंस रहेगा एक्सपेरेंट्स के लिए कि ये लास्ट 1 मंथ में उन्हें किस पर फोकस करना चाहिए? लास्ट के 1 मंथ में मैम जितना भी पढ़ा है सिर्फ़ उसी पे फ़ोकस करना चाहिए। अभी अभी क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, जो जो इसके पहले वो नहीं पढ़ा, उसे हाथ लगाते हैं और फिर वो पढ़ने लगते हैं। लेकिन जितना पढ़ाया है, अगर 80% भी अगर सिलेबस पूरा हो गया है, तो उसी पे फ़ोकस करना चाहिए, उसी पे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। अभी कुछ नया पढ़ने का वक़्त नहीं है हमें, जो पढ़ा हुआ है फिर से वही से अच्छे से पढ़ाई करो, उसे प्रैक्टिस करो, फिर आपका हो जाएगा सिलेक्शन। मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोलॉजी में उसका 50% वेटेज है, इसलिए बायो में मतलब 350 टारगेट रखना ही चाहिए। मेरे को बायो में 355 थे, मतलब जो भी दिन का आधा टाइम है, आधा टाइम बायोलॉजी को देना चाहिए और बचा हुआ आधा टाइम फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए देना चाहिए। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाता है, मतलब वो कैसा वोलेटाइल सब्जेक्ट है, उसे बार-बार पढ़ना पड़ता है। अगर दिन में 1 घंटा भी अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए देते हैं, उतना सफिशिएंट है। बाकी का टाइम आधा टाइम फिजिक्स के लिए और बचा हुआ आधा टाइम बायो के लिए देना चाहिए। तो कुछ सो भी नया बेस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहिए। सो बेसिकली लास्ट 1 मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो ऑलरेडी सिखाया हुआ है उस पर। एम आई राइट? या आई एम श्योर ये टिप सब लोग याद रखेंगे एस्पायरेंट्स। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि जो बच्चे अभी 11th में, 12th में और रिपीटर में, उनको इंडिविजुअली कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए? एज इन 11th स्टैंडर्ड के बच्चों को कैसी करनी चाहिए, नीट 12th एग्ज़ाम की और रिपीटर? हाँ, कंटिन्यू। 11th का मैम 11th के बच्चों के लिए मतलब पूरा 2 साल टाइम है। अच्छे से कंसेप्ट मतलब समझ के प्रिपरेशन करनी चाहिए। लेकिन रिपीटर के लिए कैसा होता है, टाइम का लिमिटेशन रहता है। सिर्फ़ 1 साल उनके पास रहता है। 1 साल में 2 साल का पूरा सिलेबस कवर करना है। उन्हें थोड़ा टाइम का मैनेजमेंट करने के लिए दिक्कत आती है। लेकिन 11th का ऐसा नहीं है। 11th के लिए पूरा कंसेप्चुअल पढ़ाई करनी चाहिए। जितने भी ज़्यादा क्वेश्चन्स अपन पढ़ सकते हैं, जितने ज़्यादा क्वेश्चन्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, उतना करना चाहिए। लेकिन रिपीटर के लिए ऐसा नहीं होता। अगर अगर रिपीटर के लिए सिर्फ़ 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे 1 दिन में, तो 11th का स्टूडेंट 100 क्वेश्चन्स भी प्रैक्टिस कर सकता है। तो कंसेप्ट बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए 11th के स्टूडेंट को, क्योंकि उनके पास 2 साल का वक़्त है। लेकिन रिपीटर के लिए ऐसा नहीं है। उनके पास टाइम का लिमिटेशन है। इसलिए एक बार कंसेप्ट अगर समझ में आ गया, तो उसे ध्यान में रखते हुए सिर्फ़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चन, एआईबीएम के क्वेश्चन, उस पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। That's such a nice advice. So now that you are in college, तो आपको कैसे लग रहा है मेडिकल कॉलेज में एक मेडिको बन के?
मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कॉलेज में। मतलब ऐसा लगता था पहले कि अपन रिपीटर है, बाकी सब कैंडिडेट फ्रेशर होंगे, लेकिन ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है कॉलेज में। कॉलेज इज गुड, अच्छा है। और आपके पूरे नीट के जर्नी में, पूरे प्रिपरेशन में आपके सीनियर्स ने क्या रोल प्ले किया? मेरे इंस्पिरेशन तो मेरे पापा ही थे। इतना ज़्यादा मतलब मेरे फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं था, दोस्त में भी कोई डॉक्टर नहीं थे, इसलिए ज़्यादा मुलाकात तो नहीं हो पाई। लेकिन मेरे फैमिली डॉक्टर थे। वो जब भी मैं उनके पास जाता था, तब उनके उनको देख के ऐसा लगता था कि अपन भी एक दिन डॉक्टर बनेंगे, अपने पास भी स्टेथोस्कोप होगा। वही से इंस्पिरेशन मिलती थी, और मेन मोटिवेशन तो मेरे पापा से मिलती थी मेरे को। तो उतना दैट्स सो स्वीट। इंटरेस्ट। दैट्स सो स्वीट। सो आप अभी जब आपके डैड सुनेंगे ये चीज, या जब आप ये मेडिकल कॉलेज में हो, तो आई एम डैम श्योर उन्हें बहुत प्राउड फील हुआ रहेगा, और होता भी रहेगा प्रेजेंट में। सो आपके प्लान्स क्या है कॉलेज के बाद, एमबीबीएस के बाद आपको किस इसमें स्पेशलाइजेशन करना है? हाँ मैम, एमबीबीएस के बाद भी नीट की एग्ज़ाम देनी पड़ती है। सो उसकी प्रिपरेशन अभी से चालू की है मैं। करना भी पड़ता है, उधर भी कॉम्पिटिशन बहुत है। स्पेशलाइज़ेशन का इतना सोचा नहीं है अभी, क्योंकि टोटल 19 सब्जेक्ट है। अब मुझे भी इतना नहीं पता है कि कौन से सब्जेक्ट में मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है मेरा। तो जैसे-जैसे 5 साल बीतते जाएँगे, वैसे मुझे आइडिया आता जाएगा कि मुझे स्पेशलाइज़ेशन किस सब्जेक्ट में करना है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी तो एमडी मेडिसिन है। That's so sweet. We would love to see your future doctor. So, थैंक यू। what did you like most about the example app? एग्ज़ाम के लिए आप मैम जो भी फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। अभी जो भी स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते, जो महँगी-महँगी कोचिंग होती है, उनकी फीस जो अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए जो फ्री स्टडी मटेरियल एग्ज़ाम के लिए प्रोवाइड कर रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका बेनिफिट उठाना चाहिए। और दूसरा, जो टॉपर्स की इंटरव्यू होते हैं, जो भी गलतियाँ उन्होंने की है, वो गलतियाँ जो अभी कैंडिडेट है नीट के एस्पायरेंट्स है, उनसे वो सीखना चाहिए। वो गलतियाँ उनसे ना हो, मतलब वो नहीं करनी चाहिए ये गलतियाँ। तो इसका एक अच्छा मीडियम है एग्ज़ाम के प्लेटफ़ॉर्म। आई एम श्योर आपकी जर्नी से भी एस्पायरेंट्स बहुत कुछ सीखेंगे। So, any last message you would like to convey to all the aspirants जो आप जैसे बनना चाहते हैं? हाँ मैम, मतलब कोई भी प्रोफ़ेशन हो, डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो या कोई भी प्रोफ़ेशन हो, हार्ड वर्क इज़ इम्पोर्टेंट। हार्ड वर्क तो करना चाहिए। और जब भी गिव अप करने का मन हो, तो अपने माँ-बाप के पास देखने चाहिए, उनके सपने देखना चाहिए, उनका हार्ड वर्क देखना चाहिए। जितना अपने माँ-बाप हार्ड वर्क करते हैं, वो उसके 10% भी अगर अपन करें, तो किसी भी फ़ील्ड में अपन सक्सेस हो सकते हैं। मैंने भी मतलब यही चीज़ ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन की थी। जितना हार्ड वर्क मेरे पापा करते थे, उसका 10% भी अगर मैंने प्रिपरेशन की नीट के लिए, तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और ऐसा हुआ भी। Your entire interview was really very inspiring, at least for me, and I am damn sure to all the aspirants it will be more inspiring and they'll learn a lot from you. So thank you so much, Dr. Akshay. It was great interacting with you. We hope that the students have learned a lot of things from this session and will surely implement all these tips and guidelines in their preparation. It was really an enlightening interview. Thank you so much for making time for us, and we wish you all the very best for the future.